Hello everyone, welcome to my channel. Here we have started the third chapter from the book First Flight of Class 10th, and this is the second part of chapter 3. And the name of this story is The Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. So first of all हम Frederick Forsyth के बारे में जान लेते हैं. Frederick Forsyth was born on 25th August 1938. He is an English author and journalist. He is well known for his crime fiction and thrillers. एंड 2 साल के पीरियड के लिए मतलब 1956 से लेके 1958 तक इन्होंने यूके की मिलिट्री में एज अ पायलट ऑफिसर भी काम किया है. तो इन्होंने कुछ टाइम मिलिट्री में भी काम किया है, उसके बाद ये ऑथर बने. ठीक है, तो हम इस स्टोरी में उन्हीं का एक एक्सपीरियंस पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holidays and looking forward to being with my family. I looked at my watch 1:30 in the morning. अब देखो ये जो ऑथर हैं ये कहाँ पे हैं, ये स्काई में है. ये अपना एरोप्लेन उड़ा रहे हैं जिसका नाम है डकोटा, और ये बता रहे हैं कि रात का टाइम है और लगभग कितने बज रहे हैं, 1:30 AM हो रहा है. और ये कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं. और ये सोच रहे हैं कि अच्छा मैं छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ समय बिताऊंगा और सुबह लगभग ब्रेकफास्ट के टाइम तो मैं वहाँ पे पहुँच ही जाऊँगा. तो वो अब सोच रहे हैं उन समय के बारे में, उस छुट्टियों के बारे में जो कि वो अपनी फैमिली के साथ बिताएंगे. तो वो बहुत एक्साइटेड है और जल्दी से जल्दी वो अपने घर पहुँचना चाहते हैं. I should call Paris control soon, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. तो जैसे पायलट लोग बात करते हैं ना, वैसे ही ये थोड़ा ये सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल में कॉल कर लेना चाहिए. क्योंकि ये क्या कर रहे थे, एक बार कॉल कर लेते, एक बार पता कर लेते कि मौसम थोड़ा सही है कि नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा अच्छे से कि नहीं. तो वो वहाँ पे बात करने के लिए सोच रहे होते हैं. और वो अपने लुक डाउन पास द नोज़ ऑफ द एरोप्लेन. यहाँ पे नोज़ का मतलब नाक से नहीं है, एरोप्लेन का जहाँ पे ये बैठ के पायलट चला रहे होते हैं एरोप्लेन को, तो सामने जब वो देखते हैं तो जो एरोप्लेन का आगे का हिस्सा होता है ना, उसको नोज़ ऑफ द एरोप्लेन बोला गया है. तो वहाँ से वो देखते हैं कि नीचे क्या है, एक बिग सिटी है और उसकी जो वहाँ पे लाइट्स जल रही हैं वो इनको दिखता है. तो ये कॉल करते हैं पेरिस कंट्रोल में और वहाँ पे बताते हैं. तो वहाँ पे पूछते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ. तो अब इनको क्या आंसर मिलता है वो देखते हैं. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degree west now. DS-088 over. तो वहाँ से इनको रिप्लाई मिलता है कि मैं, जो भी वो रहते हैं वो कहते हैं कि मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने प्लेन को मुड़ाना होगा, मतलब आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ जाना होगा. तो अब क्या होता है, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. अब वो क्या करते हैं, अपना मैप देखते हैं, कंपास पूरा चेक करते हैं और उनके पास उनका जो फ्यूल टैंक रहता है वो उसका लास्ट फ्यूल टैंक रहता है, उसको वो लेते हैं और अपने डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मोड़ देते हैं. ठीक है. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. बहुत अच्छे से वो एरोप्लेन उड़ा रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच जाऊंगा और अच्छे से मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, और सब कुछ अच्छा चल रहा था सब कुछ, और वो बहुत ही आराम से अपनी फ़्लाइट को उड़ा रहे थे.
Paris was about 150 kilometer behind me when I saw the clouds. अब वो पेरिस छोड़कर कहाँ जा रहे थे? पेरिस से वो इंग्लैंड जा रहे थे ना, तो वो क्या था कि पेरिस अब उन्होंने 150 किलोमीटर उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, तब जबकि उनको क्या दिखता है, एक क्लाउड्स क्लाउड्स उनको दिखाई देते हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, ऐसे क्लाउड्स थे जिनसे एक तूफान आने की उम्मीद थी. दे वर ह्यूज, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. अब वो बड़े परेशान होते हैं कि अरे यार ये तो सामने क्या आ गया, तूफानी बादल आ गए. तो ये इनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि ये नॉर्थ या साउथ से निकल पाए, मतलब या तो प्लेन को ये ऊपर से लेके जाएं या नीचे से घुमा के लेके जाएं. उन बादलों के से घुमा के लेके जाने तक के लिए इनको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती, तो उतना फ्यूल इनके पास नहीं था. तो इनके पास यही एक ऑप्शन था कि वो बादलों के बीच से होके गुजरे. फिर वो सोचते हैं I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. पहले वो सोचते हैं कि मुझे कहाँ चले जाना चाहिए, पेरिस वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि मौसम क्या हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है. मगर वो सोचते हैं कि यार मुझे घर भी तो जाना है, मुझे वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी तो करना है. तो वो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. वो क्या करते हैं, वो रिस्क लेते हैं और अपने डकोटा को एकदम जो स्टॉर्म रहता है, जो वो क्लाउड्स रहता है, उनके बीच में से ही निकालना शुरू करते हैं, उनके बीच में घुस जाते हैं. Inside the clouds, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. अब जैसे ही वो क्लाउड्स में घुसते हैं ना, सब कुछ ब्लैक हो जाता है, मतलब कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा होता है. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. जो इनका ओल्ड डकोटा था, वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, वो मुड़ने लगा था, अब वो उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था. आई लुक एट द कंपास. फिर ये कंपास पे देखते हैं. आई कुड नॉट बिलीव my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. अब वो क्या करते हैं, उनका कंपास जब वो देखते हैं तो उनको बिल्कुल अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इनका कंपास क्या हो रहा था, एकदम गोल गोल घूम रहा होता है. इसका मतलब वो डेड हो चुका था, वो वर्क नहीं कर रहा था. फिर जितने अदर इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे रहते हैं जो इनकी हेल्प कर सकते थे उड़ने में, वो भी सारे डेड हो चुके होते हैं. तो फिर ये सोचते हैं कि एक बार फिर से ये पेरिस कंट्रोल में क्या करें, रेडियो के थ्रू कनेक्ट करें. Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. अब वो पेरिस कंट्रोल में भी फ़ोन करते हैं, वहाँ पे भी कोई उनको आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब वो स्टॉर्म में एकदम उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कंपास भी डेड हो चुका है, रेडियो भी नहीं उनके पास, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, वो एकदम खो गए थे. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तब तक उनको क्या दिखता है, उन ब्लैक क्लाउड्स में एकदम उनके थोड़े पास में ही उनको क्या दिखता है, एक एरोप्लेन. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. वो उसके विंग्स में कोई लाइट तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसको देख सकता था. I could see the pilot's face. मैं पायलट के फेस को भी देख सकता था, जो कि मेरी तरफ मुड़ा हुआ था. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. मैं बहुत खुश था कि चलो यहाँ पे कोई मुझे एक और आदमी तो मिला, मैं अकेला इसका मतलब है नहीं हूँ. वो देखते हैं कि वो जो उस एरोप्लेन में आदमी रहता है, वो इनको हाथ हिलाता है और ऐसे इशारा करता है, फॉलो मी. ही वॉज सेइंग, ऐसा लग रहा था वो कह रहा है कि फॉलो मी, मेरा पीछा करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ. मैंने सोचा कि चलो अच्छा, इसको कम से कम पता तो है कि मैं खो चुका हूँ और ये मेरी हेल्प करना चाह रहा है. He turned the aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. तो जो आदमी रहता है दूसरे वाले एरोप्लेन में, वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ साइड में ले आता है, एकदम मेरी डकोटा के सामने. तो अब क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है ताकि जो है ये राइटर, यानी कि जहाँ पे ये मी
ताकि मैं उनको क्या कर सकूँ, फॉलो कर सकूँ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। तो मैं बहुत खुश था कि मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था। जैसा वो जिस जिस डायरेक्शन में वो प्लेन जा रहा था, उस डायरेक्शन में मैं भी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसके पीछे जा रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। लगभग आधे घंटे हो चुके थे और वो स्ट्रेंज एरोप्लेन जो था, ब्लैक एरोप्लेन, वो क्या था, अभी भी मेरे सामने था क्लाउड्स के बीच में। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब ये उसके जो डकोटा थे, उस डकोटा था जो वो एरोप्लेन था, उसमें कम से कम इतना ही फ्यूल बचा था कि वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकते थे। अब इनको डर लगना शुरू हो गया। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेड अगेन, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। मैं फिर से डरने लगा, लेकिन जो वो दूसरा वाला एरोप्लेन था वो क्या करने लगता है, नीचे जाने लगता है और मैं भी उसका पीछा करता हूँ। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. अब ये जैसे ही देखते हैं, क्लाउड से बाहर आते हैं, इनको दिखता है कि दो स्ट्रेट लाइंस में लाइट लगी हुई है। तो ऐसे समझ में आ रहा था कि जो प्लेन के रनवे होते हैं ना, जिस पे प्लेन लैंड करते हैं, तो वो वाली जगह थी। तो ये बड़े खुश होते हैं कि ये रनवे है, अब ये एयरपोर्ट आ गया, अब मैं सेफ हो गया। और वो पीछे मुड़ के उस ब्लैक एरोप्लेन को देखते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं तो वहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं रहता है, स्काई पूरी खाली रहती है। देयर वॉज नथिंग देयर एंड द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो जा चुका था, मैं कुछ भी मुझे वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो उतरते हैं और उनको बिल्कुल भी अपने ओल्ड डकोटा की उससे बिल्कुल चिंता नहीं रहती है, और वो तुरंत कहाँ जाते हैं, कंट्रोल टावर में जाते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। वो पूछते हैं तुरंत उस औरत से, वहाँ पे एक और बैठी रहती हैं, कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर में। तो उनसे पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ और वो जो अदर पायलट था वो कौन था, मैं उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखती है और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन up there in this storm? No other aeroplane was flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. वो कहती है another aeroplane, कोई भी पागल है क्या कि इस स्टॉर्म में जहाँ एरोप्लेन उड़ाएगा, तुम्हारा अकेला था जो कि मैंने इस रडार पे देखा। रडार होता है ना कि एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे आप एरोप्लेन्स को देख सकते हो। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो सोचते हैं यार किसने मेरी हेल्प की, कौन था वो जिसने मेरी हेल्प की सेफली, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, यहाँ तक कि मेरे टैंक में कोई फ्यूल भी नहीं था, उसके बावजूद भी किसने हेल्प की। फ्यूल नहीं था ऐसा नहीं है, फ्यूल था लेकिन ज़्यादा नहीं था। तो किसने मेरी हेल्प की मुझे सेफली यहाँ पहुँचने में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज बैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? कौन था वो पायलट जो कि वो स्ट्रेंज एरोप्लेन में था, जो कि स्टॉर्म में विदाउट किसी लाइट के मेरे सामने था। तो अब थोड़ी स्टोरी कैसी लग रही है, थोड़ी आपको लग रहा होगा ना कि कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई भूत वगैरह है जिसने इसकी हेल्प की। देखो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, ऐसा पता नहीं चल रहा है कि कौन है। हो सकता है कोई हो सुपर नेचुरल पावर। और जैसे कि इनकी आदत है राइटर की क्या लिखने की, थोड़ी सी थ्रिलर, थोड़ी सी फिक्शन लिखने की, तो इन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी मिस्ट्री अंत में रखी है कि आप सोचते रहिए कि किसने किया होगा, किसने हेल्प की रही होगी। तो सोचते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।